Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 8 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme B, Tapestry of the Past. In this theme we are studying chapter number 2, Reshaping India's Political Map. Okay, we have already complete explanation in part 1 and part 2 and this is part 3. So it's my request to all the viewers after watching my video, please like and subscribe my channel. Okay, let us start. This is part 3. Okay, at the time we were studying about अकबर. हमने अकबर के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में पढ़ लिया था, तो उसका जो थिंक अबाउट इट है वो अभी जो है वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, think about it. Okay, why do you think Akbar employed different strategies to expand his empire while the early rulers of Delhi relied mostly on military might? अकबर जो है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जो अकबर है उसने कई प्रकार की रणनीति अपनाई थी अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, अपने एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा एम्पायर में टेरिटरी को इंक्लूड करने के लिए. तो उसने क्या क्या रणनीतियां अपनाई थी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी. तो पहली स्ट्रैटेजीज ये थी कि जो वो क्या करता था, जो भी एरिया होता था जिसको वो उस पर अपना कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल करना चाहता था, तो वो लोकल रूलर से उसे एक अलायंस जो है वो कर लेता था. सेकेंड थिंग इज, वो क्या करते थे, जिस एरिया से वो टेरिटरी को अपने कब्जे में करते थे वहीं आप वो लोग क्या करते थे, शादियां कर लेते थे. ओके, इस तरीके से जो है अकबर ने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को अपनाया था कि वो अपना एम्पायर जो है बड़ा कर सके. और जो अगर हम दिल्ली सुल्तनत की बात करें, उसमें जो रूलर्स थे वो लोग मिलिट्री पावर पे सबसे ज्यादा फोकस करते थे, मिलिट्री की ताकत पर ज्यादा उनका विश्वास था. वो क्यों था? क्योंकि वहां पे क्या होता था कि कोई भी रूलर जो था वो 10 साल से ज्यादा रूल नहीं कर पा रहा था. ओके, और अकबर का एम्पायर तो स्टेबल था. ओके, और वो लोग जो थे दिल्ली सल्तनत के पास, उनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा थी. ठीक है, वेपन से लेके उनको अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताती थी कैसे वॉर वगैरह लड़नी है. ओके, लेट्स एक्सप्लोर. कंपेयर द मैप्स इन फिगर 2.3 एंड 2.12 एंड 2.16. तो आपने पढ़े होंगे मैप्स, फिगर 2.3 में भी पढ़ा था और 2.12 में भी पढ़ा था एक मैप, 2.16 फिगर में भी दिया गया. व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस? तो आपको इन तीनों मैप्स में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? व्हाट इज द रीशेपिंग दैट इज ऑकर्ड? क्या रीशेपिंग कैसे इसमें ऑकर कर रही है, आपको ये बताना. आप देखेंगे जब हम 2.3 का मैप देखते हैं और 2.12 का मैप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे सभी के बारे में दिया है कि कैसे जो किंगडम था डेक्कन, 2.12 की अगर हम बात करें तो किंगडम जो था डेक्कन के अंदर, और कैसे विजय नगर एम्पायर जो है वो फॉर्म हो रहा था. ठीक है, विजय नगर एम्पायर जो है 1509 में फॉर्म हुआ, उसमें कृष्णदेव राय आए 1529 के अंदर. उससे पहले गजपति किंगडम था, फिर भामिनी सल्तनत था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप हो रहे थे. ओके, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो है हमें मैप में देखने को मिलते हैं. अगर मैं 2.3 की बात करूं तो जो हमारा 2.3 वाला मैप था उसमें हमने कंपैरिजन देखा था टेरिटरीज का अंडर द तुगलक एंड द लोदीज डायनेस्टी, मतलब तुगलक से लेकर लोदीज डायनेस्टी तक 13 to 15 सेंचुरी तक कौन कौन सी रीजनल पावर्स जो थी वो साउथ और ईस्ट में उभर के आ रही थी. ठीक है, आप देखेंगे ईस्टर्न गंगा टेरिटरी थी अंडर नरसिम्हा देवा राव के अंडर 1264 में. फिर होयसला टेरिटरीज आई थी, एक्सटेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी हुआ था, एक्सटेंट ऑफ लोधी डायनेस्टी जो हुआ 14 सितंबर देखने को मिला, उसी के अराउंड जो है इंपॉर्टेंट सिटीज भी डेवलप हो रही थी. ओके, ऐसे ही फिगर हम लोग 2.16 की अगर हम बात करें तो जो फिगर 2.16 है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे जो हमारे मुगल्स थे उन्होंने अपनी रीजनल पावर्स को दिखाया था अलग अलग टाइम पीरियड में. ओके, आप देखेंगे पहले सबसे पहले अकबर ने क्या किया था, मुगल एम्पायर अंडर अकबर, उसके अंडर में कितना एरिया था जो कि 1605 में था. फिर मुगल का एक्सपेंशन होता है अंडर औरंगजेब. औरंगजेब जब आता है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है अपने कब्जे में कर लेता है. ठीक है, अंडर वो भी 1700 में. उसके बाद राजपूत टेरिटरीज होती हैं 1751 के अंदर. ओके, तो इस तरीके से जो है हमें पता चलता है कि मुगल जो थी और उनकी रीजनल पावर जो है वो अलग अलग पीरियड में कहां तक फैली हुई थी. ओके, अब जो है इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हम लोग. फिगर 2.18 को पिक्चर्स को पहले समझ लेते हैं. द 5 स्टोरी पंचमहल, ये जो है 5 स्टोरी का पंचमहल है. ठीक है,
ये 5 स्टोरीज है, 1 2 3 4 5। तो ये पंचमहल है, ठीक है। और ये फतेहपुर सिकरी के अंदर है। ए सिटी बिल्ट बाय अकबर, और इस शहर को जो है अकबर ने बनाया था, ठीक है। नियर प्रेजेंट डे आगरा, जो कि आज कहाँ है, आगरा के अंदर है, ओके। और ये जो पंचमहल है ये फतेहपुर सिकरी और अकबर ने इसको बनाया था, ठीक है। डिस्पाइट being illiterate, Akbar became too keen Persian and Indian text and showed great interest in classical Indian thought and often invited scholars to his court. Figure 2.17। जो अकबर था वो बहुत ज्यादा इलिटरेट था। इलिटरेट मीन्स वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ा लिखा होने के ना बावजूद भी वो जो था फारसी जो टेक्स्ट होते थे, फारसी जो किताबें होती थी और भारतीय किताबें होती थी, उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में उसमें क्या लिखा है, उस चीज को समझने के लिए वो बहुत ज्यादा रुचि दिखाता था। और बहुत सारे क्लासिकल इंडियन थॉट्स जो होते थे उसमें भी उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी, बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट आता था। एंड ऑफन इनवाइटेड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट। तो वो क्या करता था, उसे खुद तो पढ़ना नहीं आता था, तो वो क्या करता था, अपने दरबार में विद्वानों को बुलाता था, तो वो उसको पढ़ पढ़ के जो है ये ग्रंथ जो है सुनाते थे, ओके। तो आप देखेंगे फिगर 2.17 में आपको शो कर देती हूँ। इसमें ये देखिए, ये है, इसमें शो किया है कैसे जो है कोर्ट में दरबारी आते थे, ओके। वो कैसे, ये देखिए ये कोर्ट है, इसमें दरबारी आते थे और स्कॉलर्स आते थे इसके अंदर, ठीक है। वो इनवाइट करता था इसके अंदर, और फिर वो जो है सभी जो पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट हैं और क्लासिकल इंडियन थॉट्स हैं उनके बारे में जो है पढ़ के उनको सुनाते थे स्कॉलर्स, क्योंकि वो अनपढ़ था। ये देख लीजिए, ये दो है व्यक्ति हैं जो ब्लैक कलर में और इन्होंने एक ब्लू कलर की ड्रेस में रखी है, ये जीसस हैं, ओके। और इसमें देखो आपको पेंटिंग्स भी शो की गई है, ओके। He established a house of translation at Fatehpur Sikri where he had major Sanskrit texts translated into Persian। तो अकबर ने क्या किया था, एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन जो है बनाया था फतेहपुर सिकरी के अंदर, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो संस्कृत की किताबें हुआ करती थी उनको जो है पर्शियन में उनका अनुवाद किया जाता था। उसमें कौन कौन सी किताबें हैं, इंक्लूडिंग द महाभारत, जिसको पर्शियन में रस्मनामा बोला गया है, और द बुक ऑफ वॉर, ओके, द रामायण with 176 beautiful miniature paintings, the Bhagavad Gita and the Panchtantra। और रामायण जो है उसके अंदर 176 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सुंदर और छोटी छोटी पेंटिंग्स के नमूने बनाए गए हैं। भगवत गीता एंड पंचतंत्र, ये वो किताबें हैं जिनका ट्रांसलेशन किया गया है पर्शियन के अंदर, ओके। Akbar sons Jahangir shared with his father a love for art and architecture and tried to expand the empire into the Deccan। अकबर का बेटा है जहांगीर, वो भी अपने पिताजी की तरह उसको आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था, और वो कोशिश कर रहा था कि मैं अपना साम्राज्य जो है साउथ की तरफ, डेक्कन जो है वो साउथ की तरफ है, वहां पे मैं अपना एम्पायर जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर लूं। हिज सन शाहजहां फॉट सेवरल रेबेलियन। फिर क्या हुआ, उसका जो बेटा था शाहजहां, उसको कई विद्रोह करने पड़े, ठीक है। बहुत सारे उसको लड़ाइयां लड़नी पड़ी, बहुत सारे विद्रोह करने पड़े। इज बेस्ट रिमेंबर एज अ बिल्डर ऑफ द ताजमहल एट आगरा। उसको बहुत अच्छा, आज भी उसको जो है बिल्डर के तौर पे शाहजहां को याद किया जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, ताजमहल बनवाया था आगरा के अंदर। द ताजमहल इज इवन टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल को आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर मार्वल माना जाता है, कि जो जिस तरीके की वहां पे कोई कलाकृतियां की गई हैं बिल्डिंग्स की, वो पूरे देश में जो है ऐसी बिल्डिंग कहीं नहीं आर्किटेक्चर मार्वल्स नहीं देखने को मिले। बहुत ज्यादा, मतलब इसको बहुत ज्यादा फेम मिला है। This period formed the peak of an immense flowering of art and architecture, which included the building of Humayun's tomb in Delhi and Red Fort in Delhi and Agra। और इस टाइम पीरियड के दौरान क्या था, आर्ट आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, कि बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पे था, ठीक है। बहुत हाई लेवल पे ये काम आर्ट और आर्किटेक्चर का चल रहा था, जिसमें कि बिल्डिंग बनाई गई थी, हुमायूं का टोम बनाया गया था, किला, जो कि दिल्ली के अंदर है, और रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर बनाया गया था, लाल किला सभी लोग जानते होंगे, एंड आगरा, और आगरा के अंदर भी लाल किला बनाया गया था। अदर क्लासिकल आर्ट्स एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया ऑल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय के दौरान
मतलब आर्ट्स में क्या है, तो पेंटिंग्स के नमूने बनाए जा रहे थे, आपको माना मिनिएचर पेंटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही थी, म्यूजिक बहुत ज्यादा, सॉन्ग और नृत्य जो है बहुत ज्यादा इस पीरियड में जो है फ्लरिश होते हुए दिखाई दिए। एंड एज ऑल्सो रिमार्केबल वर्क्स ऑफ कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी पे भी बहुत ज्यादा वर्क हुआ, राइटिंग पे वर्क हुआ, ठीक है, एंड मिनिएचर पेंटिंग, और छोटे छोटे नमूने में क्या किया गया, चित्र और कलाकारी दिखाई गई थी। ओके, ये जो फिगर है 2.19, ए मिनिएचर पेंटिंग इलस्ट्रेटिंग द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण, और ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये सब मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, और इसमें दिखाया गया कि कैसे जो है पर्शियन ट्रांसलेशन जो है रामायण का किया गया। आप देखिए, ये आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इस बॉक्स के अंदर कि पर्शियन ट्रांसलेशन कैसे किया गया है रामायण का, ये देखिए। ओके, समझ आ गया आपको? एंड डिपिक्टिंग द वेल नोन एपिसोड ऑफ रामा चेजिंग द गोल्डन डेयर, और बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे जो है राम जो है डेयर का पीछा कर रहे हैं, उसको धनुष बाण से उस पे मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट औरंगजेब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। औरंगजेब, वी मेंशन अर्लियर द फ्रीक्वेंट फॉल इन सक्सेशंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जैसे कि हमने पहले जब सल्तनत पीरियड टाइम पीरियड पढ़ा था, उस दौरान हमने देखा था कि बहुत जल्दी जल्दी जो है जो उत्तराधिकारी जो चुना जाता था वो बड़ी हिंसात्मक तरीके से उसको राजगद्दी मिलती थी, और पीसफुली नहीं होता था ये सब वहां पे। तो इसी तरीके से जो है दिस वाज रिपीटेड ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहां, और यही चीज जो है शाहजहां के टाइम पीरियड में देखने को मिली थी। जब वो बीमार पड़ गया तो वो फेल इल इन 1657 में, उसको बुखार आ गया था, बीमार हो गया था। ही विश द थ्रोन टू गो टू दारा शिकोह, उसकी इच्छा थी कि जो मेरी राजगद्दी है उस पर दारा शिकोह बैठे, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा बेटा था। बट दारा से यंगर ब्रदर, लेकिन दारा का जो छोटा भाई था ना औरंगजेब, उसने क्या किया, उसको हरा दिया बैटल्स में, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, कई लड़ाइयां हुई, और उसमें उसने क्या किया, जो दारा का यंगर ब्रदर था उसको हरा दिया। ओके, दारा यंगर ब्रदर औरंगजेब नहीं, दारा यंगर ब्रदर जो था औरंगजेब, उसने क्या किया, उसको जो बड़े बेटे थे उसको हरा दिया। एंड इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड हिम प्रेजेंटिंग हिज सीवर हेड टू द फादर, और उसने क्या किया, उसका सिर काट के जो उसके पिताजी के सामने रख दिया। औरंगजेब आल्सो रिमूव हिज टू अदर ब्रदर्स, औरंगजेब ने क्या किया, उसके दो और भाई थे उसको भी हटा दिया। ही हैड वन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, एक को तो उसने कैदी बना के और फिर फांसी लगा दी, एंड ड्रॉप द सेकंड इनटू एक्साइल, और दूसरे को तो पूरा देश से ही निकाल दिया। टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज, इस तरीके की चुनौतियों को हैंडल करना, टू हिज रूल औरंगजेब इम्प्रिजन हिज फादर, और फिर औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही पिताजी शाहजहां को आगरा फोर्ट में क्या कर दिया, जेल में भेज दिया। वेयर ही रिमेन अंटिल हिज डेथ, जहां वो वहां पे तब तक रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। औरंगजेब क्राउन हिमसेल्फ एम्परर, और औरंगजेब ने अपने आप को जो है डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही बादशाह हूँ 1658 के अंदर, एंड नेम्ड हिमसेल्फ अलामगीर, और अपने आप को अलामगीर कह के बताया। और क्या कहा उसने, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीतने वाला व्यक्ति बताया। ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 49 ईयर्स, लेकिन औरंगजेब ने कितने साल तक रूल किया था, कितने साल तक उसका शासन रहा था मुगल एम्पायर के अंदर, 49 ईयर्स तक। ओके, थिंक अबाउट इट, वी सॉ अबाउट द दिल्ली सल्तनत एवरेज रेन लास्टेड अबाउट 9 ईयर्स, हमने देखा दिल्ली सल्तनत में जो भी रूलर्स आए तो ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक टिक पाए। दिस फिगर बिकम्स 27 इन द केस ऑफ मुगल एम्परर्स अप टू औरंगजेब, जब तक औरंगजेब नहीं आया था तो जो मुगल एम्परर के केस में ये फिगर जो है 27 ईयर्स तक चली। ओके, मतलब जब तक औरंगजेब नहीं आया था तब तक जो भी रूलर्स आए थे, बाबर आया था, अकबर आया था, जहांगीर आया था, तो इन सब लोगों ने 27 साल तक जो है रूल रहा है इनका, ठीक है, शासन रहा है इनका अप टू औरंगजेब, ठीक है। And 16 years if we consider all Mughal rulers up to the end of the empire in 19th century, what do you make these numbers of years of reign? और मैं एक चीज और बता दूं, उसके बाद 16 इयर्स तक छोटे छोटे एम्परर, मुगल एम्परर आए, और उनका जो किंगडम था वो शॉर्ट लिव था, ज्यादा समय तक नहीं टिका। और फिर क्या हुआ, मुगल रूलर्स जो थे खत्म होने लग गए, एंड होने लग गया उनके एम्पायर का 19th सेंचुरी के आते आते।
व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रेंज? तो आप कितने साल का एक रूल बताएंगे? तो इसका आंसर ये है कि किस तरीके से जो है कितने साल तक जो है वो इस तरीके से शासन चलता रहा होगा। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो रूलर्स को जो राजगद्दी मिलनी थी वो बहुत ज्यादा वायलेंट सक्सेशन था। अपने ही भाई को वो लोग मार देते थे अपनी राजगद्दी को पाने के लिए। ओके, और ये बहुत ज्यादा आक्रमणकारी भी था। ओके, Aurangzeb, skilled in military matters, conducted many campaigns conquering parts of South in particular. औरंगजेब जो है उसकी मिलिट्री की जानकारी बहुत अच्छी थी, उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे और टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा वो लोग एडवांस हो चुके थे। कंडक्टेड मेनी कैंपेन्स, तो उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे अभियान चलाए, कॉन्करिंग पार्ट्स ऑफ साउथ इन पर्टिकुलर, और वो चाहता था कि साउथ वाला पार्ट जो है उसको वो जीत ले, वो अपने कंट्रोल में कर ले। Under his reign, the Mughal Empire reached its great expansion. See figure 2.16. और आप देखेंगे इसी रूल के दौरान, ठीक है, जब औरंगजेब था उसके राज्य के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने अपना ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन जो है, बहुत सारे मुगल एम्पायर ने, जब औरंगजेब का रूल शासन चल रहा था तो इस मुगल एम्पायर ने जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। और सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन जो हमें देखने को मिलता है टेरिटरीज का, वो औरंगजेब के टाइम पे ही था, जो कि फिगर 2.16 में आपको शो भी किया गया है। थ्रू कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद सिग्निफिकेंट रेबेलियंस, और इसने बहुत ज्यादा रेबेलियंस, विद्रोह भी फेस किए। some of which we turn into the next section, और कुछ तो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। औरंगजेब had to spend the last 25 years of his life fighting war. औरंगजेब ने अपने लाइफ के 25 years तो युद्ध लड़ने में ही बिता दिए, जो कि डेक्कन में हो रहा था। Maintaining large armies for those campaigns depleted the army empire strategy, और इतनी बड़ी उसकी सेना थी, उसको पूरा मेंटेन करने के लिए तो एम्पायर के पास बहुत ज्यादा खजाना था, वो भी खत्म होता जा रहा था। पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा दबाव में और चिंता में आ गया। दिस इज ऑफन कंसीडर वन ऑफ द की फैक्टर्स इन द रैपिड मुगल पावर आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। तो इसी वजह से जो है, जो की फैक्टर जो है, इसी कारण से जो है मुगल पावर जो है आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद जो है 1707 में मुगल एम्पायर जो था वो बिल्कुल ही वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। ओके, औरंगजेब हु बिलोंग टू इस्लाम सुन्नी सेक्ट, जो लोग, मतलब इसमें बोला है औरंगजेब जो था वो इस्लाम सुन्नी सेक्ट के समुदाय से संबंधित था, was deeply religious, और वो बहुत ज्यादा धार्मिक भी था। He led an austere life, वो साधारण सा जीवन जीना चाहता था। Unlike अकबर, और वो अकबर की तरह नहीं था। अकबर जो था वो अपोजिट था इन सब चीजों के। ओके, ऑब्जर्व ऑल रिलीजियस सिचुएशंस एंड ओकेजन्स, वो सारे ही रिलीजियस धर्म कांड, धार्मिक कांडों, संस्कारों को मानता था। He gradually banned practice he regarded as un-Islamic such as music and dance in his court, and reimposed the jizya tax on non-Muslim as well as the pilgrimage tax on Hindu traveling to the sacred place, both of which had been abolished by Akbar. तो इसमें ये चीज समझाई गई है कि औरंगजेब जो था वो साधारण सा जीवन जी रहा था, और अकबर जो था वो ये सारे इन सब चीजों के विरुद्ध था। वो सभी धार्मिक रिचुअल्स को मानता था, सभी ओकेजन्स को सेलिब्रेट करता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो अन इस्लामिक लोग होते थे उनकी जो प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, जो वो करते थे, उनको बैन करना शुरू कर दिया गया। जैसे कि उनके म्यूजिक होते थे या डांस होते थे दरबार में, उन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर क्या हुआ, रीइम्पोज द जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम नहीं होते थे उनको फोर्स किया गया कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी फसलें खराब ही क्यों ना हो जाए, मौसम के कारण बारिश ना हो तो भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। एज दिस पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज ट्रैवलिंग टू द सेक्रेड प्लेसेस, और जो भी हिंदू लोग पवित्र स्थलों पे जाते थे तीर्थ यात्रा करने, उन पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। बोथ ऑफ विच हैड बीन अबॉलिश्ड बाय अकबर। फिर इसको क्या किया, अकबर ने जड़ से समाप्त कर दिया था, जड़ से समाप्त कर दिया था। जो टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम पे, उसको अकबर ने खत्म कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, औरंगजेब द्वारा लेके आया था ये चीज। ओके, फिगर 2.20, औरंगजेब इन अ कोर्ट होल्डिंग अ हॉक
with one of his sons standing in front of him. 17th century painting. अकबर जो है वो अपने कोर्ट के अंदर है, मैं आपको ये पिक्चर शो कर देती हूँ। अकबर जो है वो अपने दरबार के अंदर है और उसका एक बेटे ने क्या पकड़ रखा है, बाज को पकड़ रखा है और उसके सामने खड़ा हुआ है, जो कि 17th सेंचुरी की पेंटिंग है। ओके, Some scholars argue that Aurangzeb motives were primarily political. बहुत सारे औरंगजेब के जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये कहा कि औरंगजेब का मकसद है वो राजनीतिक तौर पे पूरा कंट्रोल करना चाहता है, दैट इज टू एस्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर डोमिनेंस। अब वो ये चाहता है कि जितना भी एम्पायर है उसमें मेरा ही दबदबा बना रहे। They also give examples of grant and assurance of protection he gave to some temples. और उसने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। किस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो ग्रांट, जो पैसा आता था, वो पैसा देता था जमीन के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी पैसा देता था। ही गेव टू सम टेम्पल्स, और इस तरीके से उसने ग्रांट और एश्योरेंस जो है प्रोटेक्शन की, वो बहुत सारे मंदिरों को दे दी थी। While politics did play a part in his decision, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो भी एक अपनी राजनीति जो है प्ले करती है इस डिसीजन के अंदर। Aurangzeb's own farmers or farmans edicts make his personal riches motive clear too. औरंगजेब का जो है अपना खुद का फरमान होता था जो कि वो अपने भलाई के लिए करता था। In 1669, for instance, he ordered governors of all provinces to demolish schools and temples of the infidels and put down the teachings and religious practices. 1669 में ऑर्डर आया था गवर्नर्स का, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनका ऑर्डर था कि जितने भी स्कूल है और टेम्पल्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। इन्फिडल्स के, इन्फिडल्स में जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते, एंड पुट आउट द टीचिंग्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, और उनकी जो टीचिंग्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस उनको भी खत्म कर दिया जाए। टेम्पल्स एट बनारस, प्रेजेंट वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ, अमंग एंड मेनी अदर्स। आज आप देखेंगे जो टेम्पल बनारस के अंदर है, वाराणसी, मथुरा, सोमनाथ के अंदर है, और इस तरीके से ये सब टेम्पल्स जो है आज बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। एज वेल जैन टेम्पल और सिख टेम्पल भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। This aspect of Aurangzeb was also visible in his persecution of Muslims. और इस तरीके से जो पहलू जो है औरंगजेब का, वो हमें मुस्लिम के परसिक्यूशन ऑफ, जो परसिक्यूशन है मुस्लिम का अदर सेक्ट से, उसमें दिखाई देता है। कैसे? जो मुस्लिम्स होते थे, दूसरे समुदाय के जो होते थे, जो कि सूफीज हुआ करते थे, ज़ोरास्ट्रियंस हुआ करते थे, तो उनको क्या था, उनके साथ भी जो है औरंगजेब जो है वो अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। ठीक है, उनके साथ जो है अलग तरीके का उसका व्यवहार होता था। ओके, अलग तरीके का उनके साथ बर्ताव करता था। ओके, तो आपने देख लिया कि कौन कौन से सेक्ट्स थे, सूफी, ज़ोरास्ट्रियन। जो रिलीजियस ऑफ पासेस इन इंडिया है, ओरिजिन फ्रॉम पर्शिया से है ये। ओके, लेट्स एक्सप्लोर इन हिज लास्ट लेटर्स टू टू ऑफ हिज सन्स। जब उसने आखिरी पत्र लिखा था अपने दोनों बेटियों को, तो औरंगजेब ने क्या लिखा था उस लेटर के अंदर? औरंगजेब रोट, आई केम अलोन एंड माई गोइंग अवे अलोन। मैं अकेला आया हूँ इस धरती पे और अकेला ही जाऊंगा। आई नो नॉट हु आई एम, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। व्हाट आई हैव बीन डूइंग, और मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री, मैंने अपने देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, ना ही देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया। एंड ऑफ द फ्यूचर देयर इज नो होप, और भविष्य की तो मैं कोई आशा ही नहीं व्यक्त कर सकता। I was helpless in life, मैं अपने ही जीवन में असहाय हूँ, और I am departing helpless. What do these words tell about the Aurangzeb? तो उसने बताया कि I am departing helpless. अब जो है, जो भी मैं जी रहा हूँ, मैं वो अकेला हूँ। तो ये जो शब्द है वो कुछ शब्द औरंगजेब के बारे में, तो इनके what do these words tell us about औरंगजेब, तो क्या बताते हैं? औरंगजेब, how do you feel about them? और वो कैसा महसूस करता है, ये बताते हैं ये शब्द। औरंगजेब जो है लास्ट में उसको बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल फील हुआ था, और उसे महसूस किया था कि उसने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए बहुत मतलब अत्याचारी वाला काम किया, उनका शोषण किया है। तो वो ये सब चीजों से रियलाइज हो गई थी। Think about it. Some of the invaders and rulers mentioned have committed terrible deeds and atrocities. बहुत सारे आक्रमणकारी और बहुत सारे रूलर जो शासन कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे टेरिबल, बहुत अलग तरीके के काम किए थे और अत्याचार किए थे। Many more could have been mentioned. बहुत सारे इसमें मेंशन है। As the note on हिस्ट्री स्टार्ट का चैप्टर का जो नोट है ऑन पेज 20, उस पे
एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट इज दिस इज अबाउट पीपल इन द पास्ट। ये चीजें जो है, जो लोग पहले हुआ करते थे उनके बारे में है, नॉट पीपल ऑफ टुडे, ना कि आज के लोगों के बारे में। वी नीड टू नो द फैक्ट्स ऑफ द पास्ट, हमें जो है तथ्यों के बारे में, जो पास्ट के तथ्य उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड विक्टिम ऑफ दिस एट्रोसिटीज, और जो ये अपराध हो रहे हैं अत्याचारी के, इनको भी रोकना चाहिए। डिजर्व रिस्पेक्ट एंड रिजेम्बलेंस, उन्होंने ये कहा, तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो बहुत ज्यादा विक्टिम रहे पास्ट में, बहुत ज्यादा अत्याचार किए, इनको भी जो है सम्मान दिया जाता है, इनको भी याद किया जाता है। But it is important to keep in mind that we today bear no responsibility for actions of individual hundreds of years ago. लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि आज भी आप देखेंगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल की, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो तक भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अब जो है हम रेजिस्टेंस टू द मुगल्स देखने वाले हैं। मुगलों का विरोध किसने किया? लेट अस सर्वे सम ऑफ द मेजर रेबेलियंस दैट एंडेड अप इरोडिंग द मुगल एम्पायर। तो बहुत सर्वे हुए विद्रोह के प्रति, और फिर क्या हुआ, मुगल की जो पावर थी वो कमजोर होने लग गई। कीपिंग द स्पेशल केस ऑफ द मराठास इन द नेक्स्ट चैप्टर, और मराठा के बारे में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओवर द सेंचुरीज मेनी प्रेजेंट कम्युनिटीज रिबेल अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। कई सदियों से क्या हो रहा था कि बहुत सारी जो खेती करते थे लोग, उनका एक कम्युनिटी बनी हुई थी, समुदाय, तो वो इन सबके विरुद्ध क्या कर रहे थे, रिबेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे हार्श कंडीशंस में। ठीक है, बहुत ऐसी कंडीशन थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और वहां का जो मौसम था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ओके, वन सच केस इन 17th century involves the Jat peasantry in present day western उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर हम 17th century की बात करें, जब हम 17th century की बात करते हैं तब जाट पेजेंट्री आई, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी हरियाणा ने ईस्टर्न राजस्थान वाला एरिया। वो मैनेज टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसने क्या किया था, जो अत्याचारी अधिकारी था मुगल प्रशासन का, उसको मार दिया था जान से। In a subsequent battle, 20,000 men confronted the Mughal army and fought valiantly, but the Jat leader was killed and the rebellion suppressed. आप देखेंगे जो सब्सिक्वेंट बैटल हो रही थी, जैसे लड़ाइयाँ होती थी, उसमें 20,000 आदमी ने क्या किया, आमना सामना किया मुगल की आर्मी का, और बहुत बहादुरी से लड़े, पर द जाट लीडर वाज किल्ड एंड द रेबेलियन सप्रेस्ड। क्या हुआ, जो जाट लीडर था वो मारा गया, और विद्रोह को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ओके, जैसे कि भिल्स, गोंड, संथाल्स, द कोच फॉर इंस्टेंस also fought back against attempts to annex a territory or impose taxes on them। ये लोग भी किस लिए लड़ाई कर रहे थे, कि ये लोग भी जो टेरिटरी हुआ करती थी उसको छीनना और हड़पना चाहते थे, ओके, और उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया था। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनको निकाल दिया गया और ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड इनटू द दिल्ली सल्तनत और द मुगल एम्पायर। तो फिर क्या हुआ, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर में धीरे धीरे तब्दील हो गया। ठीक है, ये ग्रुप्स, स्पेशली दोस इनहेबिटेड फॉरेस्ट, ऐसे लोग जो जंगल में रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, पहाड़ों में और बहुत दूर इलाकों में रहते हैं, मैनेज टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, और इन्होंने सीख ली किस तरीके से जो है हमें जो है आजादी का जीवन जीना है। तो कुछ समय तक क्या किया, मैनेज किया कि इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब हम रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ने वाले हैं। रानी दुर्गावती इज रिमेंबर्ड एज द वेलिएंट क्वीन ऑफ द गारा किंगडम, वन ऑफ द गॉन्ड किंगडम इन सेंट्रल इंडिया। जो गॉन्ड किंगडम है सेंट्रल इंडिया के अंदर, उसको गारा किंगडम बोला गया है, और इसको आज भी रानी दुर्गावती को याद किया था। ये बहुत ज्यादा वीरता, मतलब इसमें वीरता की रानी रही है ये, और फ्रॉम ऑल अकाउंट शी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरस। उसने, अगर उनके एविडेंस की हम बात करें, उन्होंने बहुत दिमाग से, चतुराई से जो है पूरा शासन को संभाला है और अपने किंगडम को समृद्ध बनाया है। शी केप्ट एन आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर्स, और वो अपने आर्मी में कम से कम 20,000 सैनिक रखती थी, और 1,000 हाथी होते थे उसके आर्मी में। विद विच शी रिप्लाइड सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेजन, जिसमें भी बहुत ज्यादा जो है उसको आक्रमण करना पड़ता था। When a general sent by Akbar attack her kingdom in 1564, जब जनरल ने अकबर को भेजा कि तुम अटैक कर रहे हो अपने
व्हेन जनरल सेंट बाय अकबर, जब जनरल को अकबर ने भेजा था तो अटैक हर किंगडम इन 5064 की वो उसके किंगडम पे अटैक कर ले, डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर, बहुत कम होने के नाते, एंड आउटमैच इन वेपनरी, और वेपनरी जो थी वो भी बहुत कम थी। शी लेड हर ट्रूप्स एंड फॉट ब्रेवली, वो अपने ट्रूप्स को ले गया और बहुत वीरता पूर्वक उसने लड़ाइयां लड़ी। wounded, वो घायल भी हो गई थी। she took her own life on the battlefield to avoid capture, और उसने जो है अपनी जिंदगी जो है युद्ध के मैदान में लगा दी थी जिससे कि टू अवॉइड कैप्चर ना हो सके। शी वॉज ओनली 40, वो सिर्फ 40 साल की थी। हर सेक्रीफाइस बिकेम अ सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेजिस्टेंस, और जो उसने त्याग किया था वो वीरता का प्रतीक है, ठीक है। एंड शी इज स्टिल रिमेंबर एज अ हीरोइक फिगर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आज भी जो है इसको रिस्पेक्ट और एडमायर किया जाता है क्योंकि एक हीरोइक फिगर बन चुकी थी हमारे भारतीय इतिहास में। कौन? रानी दुर्गावती। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती शो किया गया, इनकी फोटो है तो ये शो की गई है। ओके, इस तरह की लेडीज थी। अब जो हम सर्च ऑफ द राजपूत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राइज और फॉल कैसे हो रहा था एम्पायर राजपूत का। बिकॉज ऑफ द लोकेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इनकी लोकेशन कहाँ थी? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। तो मैं आपको शो कर देती हूँ कहाँ पे राजपूत थे। तो ये मैप है, उसमें मैं आपको बताती हूँ। ये अब देखिए, राजपूत जो थे वो इस वाले एरिया में थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। ओके, सॉरी क्या हो गया? सॉरी, ये पीडीएफ जो है पेज टर्न हो गए थे इसके। तो मैंने आपको बताया कि जो उनकी लोकेशन थी राजपूत की वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट में थी, और जो इनके ट्रेडिशंस थे, वीरता भरे जो परंपराएं जो चली आ रही थी, जो इन्हें अपनी विरासत में ली थी, जो उनकी पहले से जो डायनेस्टी चली आ रही थी, वो जिस तरीके से ट्रेडिशंस फॉलो करते थे इसी तरीके से जो है ये लोग भी कर रहे थे। और जो ट्रेडिशन जो डायनेस्टी इनकी चली आ रही थी पहले से इनहेरिटेड थी, वो कौन सी डायनेस्टी? वो प्रत्यारस थी। हु हैड रेजिस्टेड द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, जिसने अरब में सिंध के ऊपर आक्रमण किया था। ए फ्यू सेंचुरी अर्लियर, 100 साल पहले। द राजपूत वर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड अदर सब कॉन्टिनेंट, और राजपूत जो थे उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था सब कॉन्टिनेंट की फोर्सेस, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया से भी जो कुछ फोर्सेस थी वो राजपूत पे आक्रमण कर रही थी। दे हैड rebuilt their kingdoms after the खिलजी's conquest, और उन्होंने दोबारा से अपना जो है किंगडम बनाया और जब खिलजी जीत गए थे। टू मेजर क्लैंस इमर्ज इन दिस प्रोसेस, और इसमें दो मेजर वंश जो है उभर के आए थे इन द मेवाड़ एंड मारवाड़ रीजन्स के अंदर। तो मारवाड़ और मेवाड़ रीजन्स के अंदर क्या हुआ था? क्लैंस, दो मेजर क्लैंस जो है उभर के आए थे। इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे, और आज भी जो है इनकी वीर गाथाएं जो हैं आज भी गाई जाती हैं। इस तरीके की जो लीडर्स होते थे राजपूत के, इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ द हीरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे इन पर्टिकुलर थ्रू पॉपुलर बैलाड्स, और बहुत सारे जो है बैलाड्स के थ्रू जो है बताई जाती हैं। अमंग द वैलोरस रूलर्स दोज क्लैंस प्रोड्यूस्ड, और इतने वीरता भरे जो शासक इस वंशज ने उत्पन्न किए थे। वी मेट राणा कुंभा अर्लियर राणा सांगा, हम राणा कुंभा से मिले थे, बाद में जो है राणा सांगा से भी मिले थे, जो कि अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर थे। यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस, और इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे राजपूत क्लैंस वंशज होते थे, उनको एकजुट किया, उनको इकट्ठा किया। हु वॉन मेनी बैटल्स अगेंस्ट सुल्तान, बहुत सारी लड़ाइयां जो है सुल्तान के अगेंस्ट लड़ी थी। अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खनवा, जब बैटल हुआ खनवा का बाबर और किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ओके, जब उन्होंने इस तरीके के वॉर को जीता, जो कि बैटल ऑफ खनवा ये लड़ाई हुई थी, तो इस चीज को जब उन्होंने जीता, इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी, वो भी अर्ली 50th सेंचुरी में हुई थी। तो इसमें जो है बाबर जीत गया था। Although he inherited a wounded kingdom from his predecessors, और फिर क्या हुआ? जो राजपूत
लोग थे, उन्हें अपने लिए उन्हें कैसा किंगडम मिला, उन्हें विरासत में वुंडेड किंगडम मिला। वुंडेड किंगडम में ऐसा किंगडम अपने पूर्वज से मिला था, वो जो बहुत ज्यादा कमजोर था, वीक था। मेवाड़ के जो रूलर थे महाराणा प्रताप, उन्होंने मना कर दिया कि हम मुगल के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो वो कहेंगे उनको हम नहीं मानेंगे, एंड बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेसिस्टेंस। फिर उन्होंने कहा कि जब वो लोग कर सकते तो हम भी इस तरीके का राजपूत रेसिस्टेंस जो है वो फेस कर सकता है, इन सब चीजों को भी कर सकता है, हम भी जीत सकते हैं। एक कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस एट द हल्दी घाटी पास इन द अरावली हिल्स इन 1576। फिर आप देखेंगे आमने सामने लड़ाइयां देखने को मिली हल्दी घाटी पास, जो कि अरावली हिल्स के अंदर है 1576 के अंदर, जो कि आपको फिगर 2.23 में दिखाया गया है। तो मैं आपको ये शो कर देती हूँ फिगर 2.23। ये देखिए इसमें होगा, ये नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है, वो फिगर 2.23 में शो किया गया है। ओके, फिगर 2.23 में जो है आपको शो की गई है, ये हल्दी घाटी पास ये है, सॉरी फिगर 2.23 ये है। एन आर्टिस्टिक इंप्रेशन ऑफ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फ्रॉम उदयपुर पैलेस से है ये, वहां पे उदयपुर पैलेस के अंदर ये लड़ाई हुई है, बैटल हुई है हल्दी घाटी की। ओके, उसके बाद क्या हुआ, and although the Mughal army had the upper hand, Mahana Pratap escaped and pursued for years guerrilla warfare against the Mughals from the Aravali hills, living in harsh conditions but firm on his independence. फिर क्या हुआ, जो मुगल आर्मी थी उसने अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए, महाराणा प्रताप जो है वहां से बच के कुछ सालों के लिए निकल आए, फिर उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर करी मुगल्स के अगेंस्ट, वो भी अरावली हिल्स से। और बहुत वहां का जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा हार्श थी, कंडीशन जो थी उनकी, बहुत स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी वहां पे। ओके, बट फर्म ऑन हिज इंडिपेंडेंस, लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ता था कि हमें आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए। इट इज नोट वर्दी दैट महाराणा प्रताप रिसीव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द वेल्स। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, इसमें मानने वाली चीज है कि जो महाराणा प्रताप थे उनको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा था भिल ट्राइबल कम्युनिटीज से। ओके, हु नॉट ओनली जॉइन हिज ट्रूप एज आर्कर्स, उन्होंने उनको ज्वाइन ही नहीं किया था कि हम ट्रूप हैं एज आर्कर कि धनुष लेके बस खड़े हुए, बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द नॉलेज ऑफ द टेरेन। और उन्होंने ये भी चीज बताई कि कैसे धनुष पर चलाना है, किस तरीके से किसी एरिया को कैसे अपने कब्जे में करना है, तो उनको पूरी नॉलेज थी उस एरिया की। देयर सर्विस ऑन अदर ओकेजन्स टू, और बहुत सारे ओकेजन्स होते थे तो वहां पे भी ये लोग जो है इनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। एंड देम आर रिस्पेक्टेड प्लेस इन मेवाड़ मिलिट्री ट्रेडिशंस, और इनको जो है मेवाड़ के जो मिलिट्री ट्रेडिशन हुआ करते थे उनमें इनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। एज अ मेवाड़ एम्बलम शोज फिगर 2.22, जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मेवाड़ का एम्बलम शो किया गया है विद भिल वॉरियर ऑन द लेफ्ट, ये भिल वॉरियर हैं जो कि लेफ्ट में खड़े हुए हैं। ओके, यहाँ पे एक टर्म दी गई है गुरिल्ला वॉरफेयर, क्या होता है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर, स्टाइल ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप्स विद नॉलेज ऑफ द टेरेन कैरी आउट सरप्राइज अटैक्स एंड एम्बुशेस टू डिफीट बिगर आर्मीज। एक तरीका है युद्ध लड़ने का, और जो युद्ध लड़े जाते थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे, उनको जानकारी होती थी उस एरिया की, और छोटा सा ग्रुप होता था वो क्या करता था, एक बहुत बड़ी आर्मी पे क्या करता था, अटैक करता था, और क्या करता था, छुप छुप कर वहां से अटैक करते थे वो लोग बहुत बड़ी आर्मीज के ऊपर, उसको हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ओके, while some Rajput states eventually allied with Mughals, बहुत सारी राजपूत स्टेट थी उन्होंने अलाइड कर लिया था मुगल्स के साथ थ्रू डिप्लोमेसी, किसके जरिए, बातचीत के जरिए, और कुछ तो शादियां करके, ठीक है, शाही शादियां करके। Some स्पेशली मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट द मुगल डोमिनेंस, कुछ थे इसमें स्पेशली मेवाड़, उन्होंने क्या किया, मुगल पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाया पूरी सभी टेरिटरीज के ऊपर, मुगल का जो डोमिनेंस था ना वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कंट्रोल नहीं कर पाए उस पूरी टेरिटरीज के ऊपर। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, औरंगजेब का जब शासन था तब बहुत सारे राजपूत नोबल्स ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन्होंने विद्रोह किया, इंक्लूडिंग दुर्गादास राठौर ऑफ मारवाड़, जो कि हम दुर्गादास राठौर जो है ये मारवाड़ के हैं, इनको भी शामिल किया गया इसके अंदर। who fought to protect the independence of जोधपुर, और जिन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी कि हम जो जोधपुर हैं उसको इंडिपेंडेंस, मतलब उसको इंडिपेंडेंस से जो है
रहनी चाहिए उसकी, वो किसी के कब्जे में नहीं जाना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट एरिया होना चाहिए। ओके, मुगल आर्मी दस रिमेन लिमिटेड इन राजस्थान। इस वजह से मुगल आर्मी जो थी वो अपना ज्यादा रोल जो है, मुगल अथॉरिटी जो है वो ज्यादा रोल नहीं दिखा पाई राजस्थान के अंदर, पूरी तरीके से जो है अपना कंट्रोल नहीं दिखा पाई राजस्थान के अंदर। वहां पे जो उसका बहुत नाम मात्र का जो है मुगल अथॉरिटी थी उसकी राजस्थान के अंदर। ओके, तो आई होप कि चैप्टर फिर लेंदी हो जाएगा, तो इस चैप्टर को जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो और इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जो एक्सप्लेनेशन बचा है उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।